हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत सारी चीजों को कैंसिल करके इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश है। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे सर, ठीक है। यहां पर दो बातें हैं, कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूरी एक यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर आप उस यूनिवर्सिटीज हैं तो ये आपके काम का भी है। बाकी हम ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए बना रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई, रेडियल और वेव फंक्शंस हो गए, इस तरीके की बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त हैं जो आपके पेपर में आती हैं सर, ठीक है। तो ये पूरी यूनिट अगर आप देख के जाते हो सर, हो सकता है ये अकेली यूनिट आपको पास करा दे, क्योंकि मेरे भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अकेली ही 15 नंबर में आ जाएगी। तो एक एक करके हम सारी चीजें आपको समझाते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो को अगर लास्ट तक आप देखते हो, हमने आपके लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाई, सारी चीजें एक एक वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेना और जाके पेपर दे आना जाके सर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हम सभी लोगों ने 10th या 11th क्लास में पढ़ रखा होता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। फटाफट से समझाते हुए चलेंगे सर, ठीक है। क्या होता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत? मेरे भाई, हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर कोई छोटा सा पार्टिकल है और वो अंधाधुंध गति कर रहा है, मान लीजिए ये पार्टिकल और ये अंधाधुंध गति कर रहा है, तो हम इसकी दोनों चीजें एक साथ में नहीं निकाल सकते हैं। क्या मतलब? अगर हम इसकी पोजीशन निकाल लेंगे, दो बातें की इन्होंने, अगर हम इसकी पोजीशन निकाल लेंगे तो हम इसका मोमेंटम यानी संवेग नहीं निकाल पाएंगे, और अगर हम इसका संवेग निकाल लेंगे तो हम इसकी पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे। एक ना एक दोनों में से अनसर्टेन रहेगा, अनिश्चित रहेगा। इसे ही कहा गया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। जैसे हम आपको समझाते हैं, मान लिया ये पंखा है, अभी ये पंखा रुका हुआ है, तो इस समय हम लोग इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं कि भैया एक पर मेरी तरफ है, एक पर उधर है, एक पर उधर है, तो इसकी हम लोग पोजीशन तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस समय हम इसका वेग नहीं निकाल सकते, संवेग नहीं निकाल सकते, क्योंकि चल ही नहीं रहा मेरे भाई जी। अब बाई चांस ये चलना शुरू कर दे तो हम वेग निकाल लेंगे, लेकिन फिर कौन सा पर कहां होगा तो स्थिति नहीं निकाल पाएंगे। यानी इन्होंने कहा कोई बहुत छोटा, और ये तो इतने बड़े लेवल पे बात है, अगर छोटे लेवल पे बात करें मेरे भाई तो दोनों में से एक ही चीज निकल सकती है। अगर आप स्थिति निकाल लोगे, संवेग नहीं निकाल पाओगे, संवेग निकाल लोगे, स्थिति नहीं निकाल पाओगे, दोनों में से एक चीज रहेगी अनिश्चित। इसी को हम लोग कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके लिए इन्होंने एक समीकरण दी, ये रही मेरे भाई समीकरण। इन्होंने क्या करा, पोजीशन को लिखा x से, तो डेल्टा x क्या हो गई, पोजीशन हो गई मेरे भाई। इन्होंने क्या करा, संवेग को लिखा p से, ये हो गया संवेग। इन्होंने कहा संवेग और स्थिति साथ में नहीं निकल सकती है, मतलब दोनों में से एक चीज हमें नहीं पता होगी, और नहीं पता होगी इसका मतलब इनकी गुणा भी हमें नहीं पता होगी। इन दोनों की गुणा या तो बड़ी होगी, ये बड़ा का निशान है, या तो बड़ी होगी या बराबर होगी h/4 पाई के मेरे भाई। इन्होंने कहा इन दोनों की गुणा या तो बड़ी होगी या बराबर होगी h/4 पाई के, यानी बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, निश्चित नहीं है। इस वजह से इसे कहा गया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत मेरे भाई, ठीक है। चलो समझाते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग, किसी स्मॉल हाईली मूविंग बॉडी लाइक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ पता करना असंभव होता है, यानी इम्पॉसिबल होता है। लो मेरे भाई, ये क्या है, डेल्टा पी माने संवेग, डेल्टा एक्स माने स्थिति, दोनों चीजें एक साथ नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब एक चीज पता होगी, एक नहीं पता होगी, तो गुणा भी हमें नहीं पता होगी। गुणा भी हम अंदाजा लगाएंगे कि या तो इन दोनों की गुणा बड़ी है या बराबर है किससे, h/4 पाई से, यानी बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। अतः यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन निकाल लें तो उसका मोमेंटम नहीं निकाल पाएंगे, और अगर मोमेंटम निकाल लें तो पोजीशन अनसर्टेन होगी। इसी को हम लोग हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत या हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। संवेग बराबर मेरे भाई होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो जब ये बराबर होता है तो डेल्टा पी की जगह पे क्या रख सकते हैं, m इंटू वी। चाहो तो m को नीचे भेज दो, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा h/4 पाई m। कौन सी चीज क्या है वो हमने लिख दिया है। डेल्टा एक्स पोजीशन में अनिश्चितता है, डेल्टा पी मोमेंटम में अनिश्चितता है, डेल्टा बी वेग में अनिश्चितता है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और h प्लांक नियतांक है, ठीक है भाई।
पेपर आपके बड़े करीब है तो हम आपको ये भी बताते, ये सारी वीडियो ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई, वरदान है, मेरे 12 सालों का अनुभव हम आपको दे रहे हैं, वरना इतनी तेजी से इतना फटाफट से सारी चीज़ों को कराना बड़ा कठिन काम होता है कि नए आदमी के लिए। वो तो मेरा अनुभव है तो आपके काम आ रहा है, इसका इस्तेमाल करिए सर, ठीक है। तो ये क्या है, हाइजेन वर्क की अनिश्चितता का सिद्धांत 3 नंबर में आपको मिल जाएगा या फिर डिटेल्ड शॉर्ट में मिल जाएगा। लॉन्ग की इसकी औकात नहीं है, लेकिन हाइजेन वर्क की अनिश्चितता का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ऐसे पढ़ो कि कल पेपर है मेरे भाई, बताओ अगर पोजीशन निकाल लोगे तो मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, मोमेंटम निकाल लोगे तो पोजीशन नहीं निकाल पाओगे, दोनों में से एक चीज क्या रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत या फिर हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक इस यूनिट का हो गया। दूसरा है मेरे भाई एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इसे सरल भाषा में कहो, मेरी भाषा में समझो, याद रखोगे मेरे भाई, डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मेरे भाई। सर जी क्या बता रहे हो, बता तो सर जी बहुत कुछ रहा है, तुम बस सुनते रहो। यहां देखो, जब हम लोग 11वें क्लास में थे हमने पढ़ा था डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बात कही थी किसने, हुंड ने। एक इलेक्ट्रॉन सीधा आता है जिसे क्लॉक कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उल्टा आता है जिसे एंटी क्लॉक कहते हैं मेरे भाई। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं जरा ध्यान से समझ लो। पुराने जमाने में जो मॉडल हुआ करते थे उसमें लोग कहते थे परमाणु 2 भागों से मिलकर बना होता है। सर जी ये परमाणु क्या, परमाणु मतलब एटम। सर जी एटम क्या है, डाल्टन ने कहा दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सब परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं, सब एटम से मिलकर बनी होती हैं। सर जी सबसे पहले डाल्टन नहीं कहा, अरे पहले बड़े सारे लोग बता गए, कणाद बता गए और पता नहीं कौन कौन बता गए। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि सबसे पहले पेटेंट किसने कराया, तो डाल्टन ने सबसे पहले बताया दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु यानी एटम कहते हैं। परमाणु 2 भागों से मिलकर बना होता है, रदरफोर्ड ने कहा परमाणु 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग परमाणु का नाभिक कहलाता है, जबकि दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह बात किसने कही मेरे भाई, रदरफोर्ड ने कही पुराने जमाने में। नए जमाने का मॉडल आया श्रोडिंगर वाला, श्रोडिंगर ने कहा चक्कर लगाते हैं वो सब ठीक बात है, लेकिन नाभिक के चारों तरफ कुछ स्पेशल क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। रदरफोर्ड ने क्या कहा, चक्कर लगाते हैं, और ये क्या कह रहे हैं, संभावना होती है। दोनों अलग अलग बातें हैं। हम कहते हैं हम कोचिंग में हैं, ये 100% है, हमारे कोचिंग में होने की संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है। दोनों में फर्क है मेरे भाई। तो जिनमें चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं शेल यानी कोश, और जिनमें संभावना होती है उसे कहते हैं उपकोश यानी सबसेल, और उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऐसे 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसे 3D कहते हैं। कुछ ऐसे 3D रीजन यानी क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना होती है। यहां पे इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। इन रीजन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, ये भी पूछ लेता है आपसे, साइज और शेप बताइए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो सबसे पहला होता है एस ऑर्बिटल। कौन सा होता है, एस ऑर्बिटल। लो मेरे भाई, एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान 0 होता है और एम का मान भी 0 होता है। सर जी ये एल और एम क्या है, जो इलेक्ट्रॉनों के होने को बताती है, इलेक्ट्रॉनों के एड्रेस को बताती हैं, इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को बताती हैं, उन्हें कहते हैं क्वांटम संख्याएं। क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं। कितनी क्वांटम संख्याएं होती हैं मेरे भाई, 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, एन, एल, एम, एस। क्या अगर तुमसे कोई परिभाषा पूछ ले क्या बताओगे, बोलो वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देती हैं, ऊर्जा के बारे में बताती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। कितनी होती हैं मेरे भाई, 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं सर, ठीक है। तो बताओ कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं हैं, एन, एल, एम, एस। ये मुख्य दिगंती चुंबकीय चक्रण, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। जैसे आपको पढ़ना हो वैसे आप समझ लो सर, ठीक है। हालांकि हम बहुत जल्द एक इंग्लिश मीडियम वाला चैनल भी बनाने का, उस पर भी ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 1-1, 2-2 वीडियोस हम लाते रहा करेंगे। चलिए, तो एस ऑर्बिटल की बात आ गई, ठीक। तो एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान 0 होता है, एम का मान 0 होता है, और जब ये 0 होते हैं तो एस ऑर्बिटल कहता होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। स्फेरिकल मतलब गोल होता है। एस ऑर्बिटल मेरे संग में बोलो, एस कैसा होता है, गोल। एस कैसा होता है, गोल। पी होता है डंबल टाइप। पी कैसा होता है, डंबल। सर जी डंबल क्या होता है, ले डंबल, ले सर जी डंबल ले। डी कैसा होता है, डबल डंबल होता है, जे लो। डी कैसा होता है, डबल डंबल होता है। एफ की कोई निश्चित आकृति नहीं होती मेरे भाई, तुमने यहां लिख दिया स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है।
तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड एस ऑर्बिटल के सेंटर से पास होते हैं सर, ठीक है। यानी एक्स वाई जेड सब इसके गोले से होके जाएंगे, कहीं पे ना तो कोई मान है ना कुछ है, क्यों? क्योंकि एल भी 0 है, एम भी 0 है। तो एस ऑर्बिटल कैसा होगा मेरे भाई? इस तरीके का होगा। देखो ये है 1s ऑर्बिटल, थोड़ा छोटा होएगा, यह है 2s ऑर्बिटल, थोड़ा बड़ा होगा मेरे भाई। तो यहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी मेरे भाई? तो यहाँ क्या ऑर्बिटल में बीच में, और ये देखो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो बीच में और किनारे पे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होगी सर, ठीक है। बीच में पाए जाने की संभावना ज्यादा है, साइडों में कम है, इसलिए इसे लेकर रखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 2s का मान 1s से बड़ा, 3s 2s से बड़ा, 4s, जाहिर सी बात है साइज बढ़ता जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी सर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एस ऑर्बिटल कैसा होगा? 1s से बड़ा 2s, 2s से बड़ा 3s, 3s से बड़ा 4s, इस तरीके से साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा सर, ठीक है। फिर बात करते हैं पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के लिए एल का मान 1 होता है, एम का मान हमेशा एल के मान पे निर्भर करता है, प्लस एल से शुरू होता है, माइनस एल पे खत्म होता है। तो एल का मान अगर मेरे भाई 1 है, एल का मान कितना है बताओ? 1 है, तो एम का मान कितना होगा? प्लस एल से शुरू होएगा, माइनस पे खत्म होएगा, बीच में 0 आएगा। तो एम का मान होता है, या फिर कुछ लोग कहेंगे सर जी माइनस से शुरू कर दें, तो कोई बात नहीं, माइनस से शुरू होएगा, प्लस पे खत्म होगा। वही वाली बात है, कंस से किसी ने कह दिया जो तुम्हारी बहन के बच्चे होंगे उनका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कंस ने कहा कोई बात नहीं, 7 आदमी को छोड़ देंगे, 8वें वाला बच्चा काल है ना, सारे थोड़ी हैं। उधर से नारद जी आए, बोले पाप का घड़ा इसका भरवाना जरूरी है। नारद जी ने कहा जी कितनी उंगलियां हैं? बोले 8 उंगलियां हैं। बोले 8 में पहली कौन सी है? बोला जे वाली। बोले जे हो गई तो बच्चा पहले नंबर पे आ गया, तो बोले जहां से गिनोगे वही पहला। कंस ने कही नहीं अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे। उसके पाप का घड़ा भरवा दिया, जानबूझ के बेचारे को निपटवा दिया। बेचारा नहीं कहोगे, बड़े एक से एक पहुंचे हुए लोग थे, तो इनके लिए षड्यंत्र बनाना पड़ता है मेरे भाई। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं, फिलहाल हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं राम जी ने जो है वो छुपके से मारा बाली को। अरे उसे शिवजी का आशीर्वाद था भाई। सारे भगवान लोग एक दूसरे की मिलबांट के चलाते हैं यार, उनकी बेइज्जती थोड़ी करवा देंगे। वही वाली बात होगी नहीं, जब भगवत गीता में ये सारी चीजें सुनने वाली हैं यार, लोग आपको गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। भगवत गीता में भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि हम आपका शस्त्र उठवा देंगे, और कृष्ण भगवान ने कह रखा था हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने आखिरी में उठा लिया था पहिया वगैरह, समझ रहे हो साहब। तो उन्होंने कहा सर आपने तो कहा था कि जो है आप चक्र नहीं उठाएंगे या फिर कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। तो भगवान अपनी फिक्र नहीं करते हैं भाई, भगवान आपकी फिक्र करते हैं, और वो किसी भी धर्म के भगवान हम तो हमेशा कहते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। हम कहते नहीं है अगर मानोगे तो सब समझ में आएगा, विरोध करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, तो मान लो ज्यादा अच्छी बात है। खैर, तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है, इधर चाहे +1 से शुरू कर लो और चाहे -1 से शुरू कर लो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। 2 लोब्स का मतलब डंबल बनेगा तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 लोब होते हैं। ये दोनों लोब्स न्यूक्लियस पर मीट करते हैं, यानी नाभिक पे आके मिलते हैं। न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, इसके बीचों बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो नाक के बराबर यानी 0 होगी। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? लोब्स कहेंगे। यहाँ बीचों बीच में जो न्यूक्लियस है वहां पर कोई भी न्यूक्लियस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। इसका मतलब जो पी ऑर्बिटल है वो कैसा है? डंबल टाइप है, लिख दिया। अतः पी ऑर्बिटल डंबल शेप में होता है। अब पी में डब्बे कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। तो देखो भाई एक्स वाई जेड, ये हो गया कौन सा? एस वाला गोल है मेरे भाई, तो ये क्या है? एस ऑर्बिटल है। पी वाला दिखाओ, 3 ऑर्बिटल होते हैं पी में, तो कौन कौन सा होगा? एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स एक्सिस पे है तो पी एक्स हो गया, वाई एक्सिस पे है तो पी वाई हो गया, जेड एक्सिस पे है तो पी जेड हो गया। इस तरीके से जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल टाइप होता है, और इसमें 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इस वजह से एक्स वाई जेड तीनों पे हम लोग बना देते हैं। एस वाला गोल होता है, तीनों इसके सेंटर से होकर जा रही है, तो ये एस है गोल, पी कैसा है? डंबल टाइप है, ठीक है भाई। फिर डी की बात करें, डी के लिए एल का मान कितना है? 2 है। अब +2 से शुरू करो, -2 पे खत्म करो, या माइनस से प्लस ले जाओ। देखो भैया -2 से छोटा -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, ऐसे करके ले जाएंगे। कितनी संख्याएं आ गई? 1 2 3 4 5 संख्याएं आ गई, मतलब इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, यानी 5 डब्बे बनेंगे मेरे भाई। तो लिख दिया कौन कौन से वो डब्बे होंगे। एक होगा DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2, ऐसे करके 5 डब्बे बनेंगे, ठीक भाई। ये कैसे होंगे? डबल डंबल टाइप होंगे। ले भैया XY, YZ और ZX, ये डबल डंबल टाइप होते हैं। X और Y कह रहे हैं तो XY के बीच में 2 डंबल बना दिए, 1 2,
बाई जेड का है तो बाई और जेड के बीच में बना दिए, जेड और एक्स का है तो जेड और एक्स के बीच में बना दिए। तो टोटल 5 डब्बे होते हैं, उनमें से जो 3 होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये बने हुए हैं मेरे भाई। जो एक्सिस के बीच में गई उसके बीच बना दिया। फिर होता है डी, चौथा होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अक्ष के ऊपर होगा, एक एक्स के ऊपर है एक वाई के ऊपर है, इसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहते हैं। और जो जेड स्क्वायर जेड वाला होता है, ठीक है, ये वाला जो है अपना जेड वाला है, ये जेड वाला कैसा होगा मेरे भाई, इसमें एक पूरा डंबल होगा और एक रिंग होगी। ये होता है 5वां वाला ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस के ऊपर बना हुआ होता है। तो डी में कितने डब्बे होते हैं, 5। डी होता कैसा है, डबल डंबल होता है, 3 इसके अक्षों के बीच में होते हैं, एक अक्ष के ऊपर होता है और 5वें वाले में एक अक्ष के ऊपर और साथ में एक रिंग होती है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, एफ ऑर्बिटल की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि मेरे भाई एफ के लिए एल का मान 3 होता है, -L से +L तक लिखोगे एम के 7 मान आएंगे और 7 के 7 मानों को चित्र में दिखाना एक साथ बड़ा कठिन काम है। इस वजह से शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज कॉम्प्लेक्स, जटिल होता है। इट्स एग्जैक्ट शेप इज स्टिल अननोन, इसका जो असली शेप है, असली आकार है, आज तक कोई पता लगा नहीं पाया सर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, समझ में आ गया होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं, 4। एस पी डी एफ, एस कैसा होता है गोल, पी कैसा होता है डंबल टाइप, डी कैसा होता है डबल डंबल, एफ की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, अगला टॉपिक है मेरे भाई। हम आपको बता चुके हैं, डी ब्रॉगली नाम का एक आदमी था। डी ब्रॉगली ने कहा जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जब वो अंधाधुंध गति करते हैं तो अपने पीछे एक तरंग छोड़ते हुए जाते हैं। इसे अगर आपको आराम से समझाएं तो लीजिए, यहां देखिए, होता क्या है, 2 चीजें होती हैं, एक होती है वेव और एक होता है मेरे भाई पार्टिकल, ठीक है सर। जो वेव होती है उसमें वेवलेंथ पाई जाती है, क्या पाई जाती है सर, वेवलेंथ पाई जाती है, यानी तरंगदैर्घ्य पाई जाती है। जो पार्टिकल होता है उसमें मास पाया जाता है, यानी द्रव्यमान। जिसमें किसी में मास है, जैसे इस पेन में द्रव्यमान है तो ये पार्टिकल से मिलकर बना है, इस स्केल में द्रव्यमान है तो ये पार्टिकल से मिलकर बना है, इस बोर्ड में वजन है, कोई द्रव्यमान है तो ये पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी पार्टिकल की पहचान होती है द्रव्यमान, मास। और अगर किसी में वेवलेंथ है, सर जी वेवलेंथ क्या होती है, तरंगदैर्घ्य। सर जी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, प्रकाश 1 सेकंड में जितनी दूरी चलता है उसे हम लोग वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो 2 चीजें होती हैं, एक होती है वेव, एक होता है पार्टिकल। लेकिन डी ब्रॉगली ने कहा, मान लिया कोई बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन है और वो अंधाधुंध तरीके से गति कर रहा है, तो वो अपने पीछे ऐसा लगेगा एक तरंग छोड़ता हुआ जा रहा है। यानी किसी छोटे पार्टिकल में कण के गुण भी पाए जाते हैं, मतलब पार्टिकल के भी, तरंग के यानी वेव के गुण भी पाए जाते हैं, दोनों गुण पाए जाते हैं। इसे कहते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। डुअल नेचर का मतलब दोगलापन, सरल भाषा में कह दो, कण के गुण भी दिखा रहे हैं, तरंग के गुण भी दिखा रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और इन्होंने इसे समझाने के लिए एक इक्वेशन दी जिसे कहा गया डी ब्रॉगली इक्वेशन। कैसे करोगे, लो देखो 1924 में डी ब्रॉगली ने बताया कि सब्सटेंसेस में डुअल नेचर पाया जाता है। जो भी हम बता रहे हैं वही लिखा हुआ होगा, इसके अलावा होगा कुछ नहीं। इन्होंने बताया जब कोई हाईली मूविंग स्मॉल पार्टिकल मूव करता है तो वह अपने पीछे एक वेव यानी तरंग छोड़ता हुआ जाता है, अर्थात इसमें वेव और पार्टिकल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसे ही डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल कहते हैं। इसे समझाने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन प्रस्तुत करी जिसे हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। कैसे इन्होंने डी ब्रॉगली इक्वेशन प्रूव करी, लो वो भी समझा देते हैं। हम लोग जानते हैं प्लांक, जो प्लांक एक आदमी था, प्लांक ने कहा मेरे भाई जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। एक बंडल को फोटोन या क्वांटा कहते हैं और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। तो इन्होंने कहा एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू यानी ई बराबर एच न्यू होता है। ये फोटोन की एनर्जी किसने बताई, प्लांक ने बताई। आप 4th सेमेस्टर में तो इतना तो पता होना चाहिए, फर्स्ट में भी हो तब भी पता होना चाहिए भाई, 12th क्लास तक ये सारी चीजें पढ़ाई जाती। तो एनर्जी कितनी होती है, ई बराबर एच न्यू, जिसे फोटोन या क्वांटा की एनर्जी कहते हैं। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया जिसे कहा गया E बराबर mc स्क्वायर। क्या कहा गया, E बराबर mc स्क्वायर कहा गया। दोनों का मान हमने बराबर रख दिया, एच न्यू बराबर mc स्क्वायर हो गया। न्यू बराबर होता है c अपान लैम्डा, c प्रकाश की चाल होती है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य होती है। न्यू बराबर c अपान लैम्डा रख दिया, c से c कट गया, फार्मूला आया लैम्डा बराबर h अपान mc। अब mc की जगह c माने प्रकाश की चाल है, लेकिन प्रकाश की चाल से तो कोई गति कर नहीं सकता है, नॉर्मल गति करेगा। अभी हम अगर दौड़ना शुरू
चालू करें तो कितनी स्पीड से दौड़ लेंगे मेरे भाई? प्रकाश की चाल तो बहुत होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो नहीं चल सकते हम लोग। तो हम लोग सी नहीं मानेंगे, हम कहेंगे जिससे हम दौड़ रहे हैं वो मेरी चाल क्या है? वी है। या जिससे पार्टिकल चल रहा है उसकी चाल क्या है? वी है। तो सी की जगह पे हम लोग चाल क्या मान लेंगे? वी मान लेंगे। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? h/mv। यही इनकी इक्वेशन है। m क्या है? द्रव्यमान यानी मास है। v क्या है? वेग यानी वेलोसिटी है। द्रव्यमान गुणे वेग संवेग होता है। तो mv की जगह पे हमने p रख दिया, यानी लैम्डा बराबर h/p आ गया सर। ठीक है, अब क्या करा, यहां इक्वेशन 4 और 5 को ही डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं, यानी चाहे लैम्डा बराबर h/mv कह दो और चाहे लैम्डा बराबर h/p कह दो, ये दोनों की दोनों ही कहलाती हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसका मतलब लैम्डा का मान p के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह इक्वेशन सभी हैवी और लाइटर पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होती है सर। ठीक है, इसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया डेविएशन और जर्मर ने। डेविएशन और जर्मर ने कहा सिद्ध करके दिखा देंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव का नेचर भी रखते हैं। क्या किया इन्होंने? इसके लिए बहुत एक सेटअप लगाया बहुत आराम से। डेविएशन और जर्मर ने यह प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रखता है। कुछ किया नहीं, इन्होंने क्या किया, टंगस्टन से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की एक बीम ली। टंगस्टन समझते हो, जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर। ठीक है, टंगस्टन से निकालने वाली एक बीम ली, जिसे उन्होंने निकल के क्रिस्टल पर सब्जेक्ट किया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन टकराएगा, टकराने के बाद बिखरेगा, उसकी स्कैटरिंग हुई। इस स्कैटर्ड बीम को, इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने पर कुछ कंसेंट्रिक रिंग्स प्राप्त हुए। कंसेंट्रिक का मतलब समकेंद्रीय रिंग प्राप्त हुए। समझाते हैं, इलेक्ट्रॉन लिया, निकल के क्रिस्टल पर टकराया, कुछ रिंग प्राप्त हुए, उस पैटर्न को इन्होंने मिलाया। जब उस पैटर्न को मिलाया तो वो पैटर्न एक्स रेज से मिल रहा था। इन्होंने कहा एक्स रेज जो है वो तरंगों के रूप में चलती हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का पैटर्न उनसे मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी तरंग के रूप में चलता है। ये देखिए, यह पैटर्न एक्स रेस के डिफ्रैक्शन से समान था, अतः एक्स रे का नेचर वेव नेचर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करते हैं तथा इस पैटर्न से प्राप्त वेवलेंथ डी ब्रॉगलीस इक्वेशन से प्राप्त वेवलेंथ के समान होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? डेविएशन और जर्मर ने करा सर। ठीक, ये इस तरीके का इनका एक्सपेरिमेंट था। यहां से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, निकल के क्रिस्टल पर टकराएंगे, टकराने के बाद बिखरेंगे, बिखरेंगे तो इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। ये पैटर्न एक्स रे के समान है, एक्स रे तरंग होती हैं और ये पैटर्न उनकी तरह आ रहा है। मतलब ये भी क्या है, अगर मान लिया हम कहते हैं भैया मनुष्य है, कैसे पहचानोगे? तो मनुष्य की नाक है, 2 हाथ हैं, 2 पैरों पे चल रहा है, बाल होएंगे, बोल रहा होएगा, तो ऐसा जो भी मिलेगा वो सबको आप मनुष्य ही समझ लोगे। तो ऐसे ही तो तुलना करी जाती है। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉनों का पैटर्न सेम आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान तो है ही, सबको पता है, तो वो पार्टिकल तो है ही, लेकिन पैटर्न एक्स रेज के समान दे रहा है। इसका मतलब इसमें वेव नेचर भी है, मतलब पार्टिकल और वेव दोनों के नेचर पाए जाते हैं। इसी को डी ब्रॉगली ने कहा डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, और इसके लिए इक्वेशन दी लैम्डा बराबर h/mv या फिर लैम्डा बराबर h/p। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सर। ठीक है, फिर सर जी क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, पूरा परमाणु की संरचना, आपको इसके बाद कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ आप कोर्स में देख रहे हो तो यहाँ मिल ही जाएगी। आज ही हम सब कुछ ये डाल के जाएंगे। कल आपके लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो भी थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, ये सब कवर कर देंगे। 12 के बाद भी अगर आपका पेपर है तो केमिस्ट्री आपकी पूरी हो गई है। फिजिक्स में बच्चे कह रहे थे सर दूसरी और छठी यूनिट कराइए, तो कल हम उसी पे काम करेंगे। पहले एक इंपॉर्टेंट बनाएंगे, टेंशन ना लो, जरूरत पड़ेगी 2-3 वीडियो भी हम डाल देंगे बस। और ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत कठिन है, अगर आप पूरी वीडियो कायदे से देख रहे हो, हम समझा रहे हैं, लपेट नहीं रहे, आराम से सुनो, बैठ के पीडीएफ देखो, जाके पेपर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटम नंबर अभी आपको बताया, मेरे एड्रेस को जो बताएगा वो कौन होगा? हमारी मम्मी घर पे बताएंगी, चले जाओगे। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती, इलेक्ट्रॉन है कहां पे चक्कर लगा रहा, कहां पे पाए जाने की संभावना है, तो जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, जहां पर उस पोजीशन को जो बताती हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को बताती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, बे नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और लोकेशन को बताते हैं, क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, अभी ऊपर वीडियो में बता चुके हैं। एन, एल, एम, एस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम माने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस माने स्पिन क्वांटम नंबर यानी मुख्य दिगंशी चुंबकीय चक्रण। एन, एल, एम, एस 4 तरीके की क्वांटम संख्याएं होती हैं, 11th में पढ़ा होगा। सबसे पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, प्रिंसिपल वाले को एन से लिखते हैं। एन ये बताएगा कौन से कोश में है। कोश क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम लोग के, एल, एम, एन से प्रदर्शित करते हैं। सुना है सबने? के, एल, एम, एन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, 8, 18, 32। ये बात बोरबरी ने बताई थी, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर एन का मान 1 है मतलब इलेक्ट्रॉन के में है, एन का मान 2 है मतलब इलेक्ट्रॉन एल में है, एन का मान 3 मतलब इलेक्ट्रॉन एम में है, एन का मान 4 मतलब इलेक्ट्रॉन एन में है मेरे भाई। ठीक है,
उसके बाद n के मेन एनर्जी लेवल, n जो है मेन एनर्जी को भी बताता है कि जो हमारा जो कोश है उसकी एनर्जी कितनी है। उसके लिए एक फार्मूला है, E बराबर माइनस का 2.18 गुणे 10 की घात माइनस के 18 बटे में n स्क्वायर जूल, इतनी एनर्जी होगी। K के लिए निकालनी है n का मान 1 रख दो, L के लिए निकालनी है n का मान 2 रख दो, M के लिए निकालनी है n का मान 3 रख दो। इस तरीके से आप रख सकते हो सर, ठीक है। Ag मूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसे L से, मूथल A को हम लोग लिख चुके थे एटॉमिक नंबर से, इसलिए इसका लास्ट का L लिया, इसे हम लोगों ने L से लिखा, इसे L से प्रदर्शित करते हैं। ये बताएगी उपकोष को। उपकोष क्या होता है, S में है, P में है, D में है, F में है, जिन्हें हम लोग अभी ऑर्बिटल कह रहे थे। ये देखो n का, इसका मान हमेशा n से 1 कम होगा। अगर इसका मान 1 है तो इसका 0 है, इसका 2 है तो इसका 0 1 1 कम तक, इसका 3 है तो इसका 0 1 2 है, इसका 4 है तो इसका 0 1 2 3, यानी 1 हमेशा कम मान होगा L का। इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। यह सब्सिडरी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहलाती है। यह ऑर्बिटल के शेप को बताती है। अभी देखा आपने SPDF लिख रहा था तो L का मान रख रहे थे, L का मान 0, L का मान 1, L का मान 2, L का मान 3, तो ये आकार को बताने के लिए L का काम करा जाता है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी है, देखो L का मान 0 S उपकोष कैसा होता है, गोलाकार। L का मान 1 P उपकोष कैसा होता है, डंबल टाइप। L का मान 2 D उपकोष कैसा होता है, डबल डंबल। L का मान 3 F उपकोष कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स, यानी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। मेरे भाई पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो पाए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से लिखते हैं। ये ओरिएंटेशन को बताएगी कि ऑर्बिटल का विन्यास कैसा, ओरिएंटेशन कहता है। जैसे इस क्लास का ओरिएंटेशन क्या है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, मास्टर के खड़े होने की व्यवस्था है, सामने पूरा एक काउंटर है, पीछे इतनी सारी सीटें पड़ी हुई हैं, बच्चे यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, इधर मुंह करके पढ़ाई कर सकते हैं। यानी ओवरऑल मेरे भाई क्या है यहाँ पर, ये इस क्लास का ओरिएंटेशन है। अभी विन्यास है तो इसे कौन बताएगा, M बताएगा। M का मान हमेशा L के मान पे निर्भर करेगा। अभी बताया, या तो -L से +L तक होगा या फिर +L से -L तक होगा। जैसे अगर हम कहते हैं L का मान 0 तो M का मान भी 0, L का मान 1 तो M का मान प्लस से शुरू कर लो, +1 0 -1। अगर हम कहते हैं L का मान 2 तो +2, उससे छोटा +1 फिर 0 फिर -1 फिर -2, तब तक लिखते रहो जब तक माइनस वाली संख्या ना आ जाए मेरे भाई, ठीक है। फिर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को S से लिखते हैं मेरे भाई। इसमें क्या होता है, इसमें दो ही संख्याएं पॉसिबल होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है तो मान +1/2 होगा, उल्टा घूम रहा है तो -1/2 होगा। इसे हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज का मतलब सीधे, ये मेरे भाई अपनी एक्सिस पे हम सीधे घूमने लगे, सीधे कैसे, ऐसे सीधे होता है तो ये क्लॉकवाइज होगा, और अगर उल्टा रख दें तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से दो मान होते हैं, क्लॉकवाइज के लिए +1/2, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। ये देखिए इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है तो S का मान +½ इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है तो इसका मान -½ से, ठीक है। तो अगर क्वांटम नंबर पे लिया तो लॉन्ग में बन जाती हैं, आ जाए तो अच्छी बात है और नहीं भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए आपको। फिर ऑफबाउ का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। ऑफबाउ क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। सर जी किसका निर्माण करेंगे, निर्माण करेंगे हम लोग विन्यास का। किस तरीके से विन्यास बनेगा मेरे भाई, तो विन्यास बनाने के लिए एनर्जी का प्रयोग करते हैं। 1s की एनर्जी कम तो पहले भरेंगे, 2s की ज्यादा तो बाद में भरेंगे, 3s की और ज्यादा तो और बाद में भरेंगे। यानी ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसके द्वारा हम लोग विन्यास बनाना सीखते हैं। विन्यास बनाने का तरीका क्या होता है, हमेशा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विन्यास को भरा जाता है, ठीक, यही यहां पे लिखा हुआ है। इसे आप पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे इस तरीके से बनता है विन्यास मेरे भाई। सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, इस तरीके से ये बनता है चित्र। ये देखिए यहाँ पे, ये नहीं सर, ये देखिए, ये है ऑफबाउ का नियम। देखो भैया इस तरीके से हम लोग ऑफबाउ का नियम बनाते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता तो हम यहाँ बनाए इधर देखना भाई। सबसे पहले 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, यहाँ लिख दिया 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, यहाँ लिख दिया 3d, 4d, 5d, यहाँ लिख दिया 4f। ऐसे करके लिख लिया, एक एक करके छोड़ के। सर जी एक एक क्यों छोड़ दिया, ऊपर नीचे से, n+l का एक नियम होता है, उसके हिसाब से जो बनते हैं वही भरे जाते हैं। वो आपको कभी और डिटेल में बताएंगे, अभी आप इतना समझो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे छोड़ दिया। ऐसे करके लाइनें मिला देंगे सर, ठीक, ऐसे करके लाइनें मिला देंगे, ऐसे करके लाइनें मिला देंगे। जब ऐसे करके लाइनें मिलाएंगे तो यहाँ से ऐसे करके इन सबको मिला लेंगे। चित्र हमने साफ सुथरा बना दिया है, PDF में देख लेना, ऐसे करके मिला देंगे। फिर जब यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले मिलेगा 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। फिर मिलेगा भाई 2s, ठीक है, फिर मिलेगा 2p,
ऐसे करके पूरा विन्यास आपने सुन रखा होगा 11वें 12वें क्लास में। तो इस तरीके से इस चित्र का इस्तेमाल करते हैं और एक गाना बनाते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं विन्यास बनाने के लिए। गाना क्या है? अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 यो 1s2 2s2 2p6 कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो इस तरीके से मेरे भाई विन्यास हम लोग भरते हैं। सर जी समझाओ, मान लिया कोई कहते मेरे भाई लिथियम का विन्यास बनाओ, लिथियम छोटा है लो, बड़ा बनाओ। कोई कहे नियॉन का विन्यास बनाओ, आप बाहु के नियम से लो, गाना याद है 10 तक गिनना है। अरे 1s2 2s2 2p6 बस 2 2 4 और 6 कितने होगा 10, यानी जो ऊपर चल रहा है। अरे ऊपर गोरी का मकान वहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, हर आदमी गोरी के पास जाना चाहता है, तो जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। तो 2 2 कितने होगा 4 4 और 6 कितने होगा 10, तो 10 तक गिनती लिखी तो 10 तक भर दिया। कोई कहते हैं 20 का बनाओ, लो बनाओ 20 का। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 बस 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 20 तक है तो 20 तक भर दिया। इस तरीके से आपबाऊ के नियम से विन्यास बनाया जाता है। ये बना हुआ है इसे सर देखिएगा। उसके बाद पाउली का नियम। पाउली ने क्या कहा? पाउली ने कहा मेरे भाई कि 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं n l m s। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगर 3 क्वांटम संख्याएं मैच कर भी जाएंगी तो चौथी वाली क्वांटम संख्या मैच नहीं करेगी, यानी चारों का मान समान नहीं हो सकता है। किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अगर 3 के मान समान हो भी जाएं तो चौथी का मान अवश्य भिन्न होगा मेरे भाई, ठीक है, चौथी का मान होगा अलग। जैसे 1s2 है मेरे भाई, लो समझा दे रहा हूं, 1s2 है, यहां देखो जैसे है 1s2। अब 1s2 में क्या करोगे बताओ? 1s2 है, 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो डब्बा है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब सब लोग ध्यान से समझना, जो लिखा हुआ 1s2, ठीक, जो s के पड़ोस में लिखा हुआ ये 1, ये n का मान है, काय का मान है n का, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1, दूसरे के लिए भी कितना 1, क्योंकि जो यहाँ पड़ोस में लिखा होता है, अगर लिखा हो 2s2 तो 2 हो जाएगा n का मान, 3s2 तो 3 हो जाएगा n का मान, जो पड़ोस में लिखा हुआ n का मान है। फिर आपको पता है s p d f 0 1 2 3, अभी ऊपर हमने लिखा था, नहीं तो आप समझ लो। s के लिए l का मान 0 होता है क्योंकि ये कम चलता है, P के लिए L का मान 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होता है। इस तरीके से चलता है। S चल रहा है तो S के लिए L का मान कितना हो गया 0, M का मान L पे निर्भर करता है, L 0 तो M भी 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डब्बे में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सीधा है एक उल्टा है, तो सीधे वाले के लिए क्लॉक यानी प्लस का 1/2, उल्टे वाले के लिए एंटी क्लॉक यानी माइनस का 1/2। बात खत्म हो गई। तो 3 मान जरूर समान आ गए मेरे भाई, ये देखो N L M के मान सेम आ गए, लेकिन चौथी का मान एक प्लस हाफ हो गया, एक माइनस हाफ हो गया। तो पाउली ने कहा चारों का मान सेम नहीं हो सकता है। अगर 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो भी जाएंगे तो चौथी का मान अलग होगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हुंड का नियम है। हुंड ने क्या कहा? हुंड ने कहा मेरे भाई कि अगर किसी डब्बा है कोई, तो डब्बे को कहेंगे ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सीधा भरा जाएगा जिसे क्लॉक कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उल्टा भरा जाएगा जिसे एंटी क्लॉक कहेंगे मेरे भाई। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि किसी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के, एक सीधा एक उल्टा, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे एक होता है क्लॉक, एक होता है एंटी क्लॉक। अगर हम आपको विन्यास बना के दिखाएं तो मान लिया कोई कह रहा है नाइट्रोजन का बनाओ, तो नाइट्रोजन का नंबर 7 गाना गाएंगे, अरे 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7 तक ही बनाएंगे। एस में मेरे भाई एक डब्बा बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एस में एक डब्बा, पी में 3 डब्बे बनते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरने का भी तरीका होता है। अगर पी में 3 ही हैं तो पहले सब में 1 1 भरे जाएंगे, 4 होते तो एक यहाँ और आ जाता, 5 होते तो ये 6 हो जाते, तो ऐसे, ठीक है सर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ये बात कही हुंड और पाउली ने। पाउली ने क्या कही? चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। और हुंड ने क्या कही? एक डब्बे को ऑर्बिटल कहेंगे, उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, एक सीधा होगा एक उल्टा होगा सर, ठीक है। उसके बाद है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मोस्ट वांटेड है, लॉन्ग में आई, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, यहीं से इसे जोड़ देंगे सर, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 101%, ठीक है। और हम हमेशा कहते हैं जो चीजें आपको कठिन लगे वो कमेंट करो, वो लेके आएंगे तब मजा है मेरे भाई। सरल चीजें तो हर आदमी बना देता है। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये पेपर में लॉन्ग में मिलेगी मेरे भाई, मिलेगी ही मिलेगी। यानी जो बच्चे सिर्फ पास होने की जुगाड़ में जाना चाहते हैं वो ये एक क्वेश्चन पढ़ लें, लगभग पास के करीब वो पहुंच जाएंगे सर, ठीक है। तो कैसे करना है, क्या करना है, समझिए। सबसे पहले समझना पड़ेगा यार ये श्रोडिंगर नाम का व्यक्ति है कौन। देखो भाई, छोटे क्लासों में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, जैसे आपने टॉमसन का मॉडल पढ़ा था, अभी हमने इससे पहले आपको बोहर का मॉडल पढ़ाया, सोमरफेल्ड का मॉडल था, बहुत सारे मॉडल थे सर, ठीक है। वो सब पुराने मॉडल थे। जो नए मॉडल आया उस नया मॉडल को आधुनिक मॉडल जिसे कहते हैं, मॉडर्न मॉडल जिसे कहते हैं, वो दिया था श्रोडिंगर ने, ठीक है। श्रोडिंगर ने कहा क्या? श्रोडिंगर ने कहा देखो भाई, तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कुछ सर्टेन जो उपकोष वाला मामला था, नहीं, एस पी डी एफ, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं सर, ठीक है। तो अब इन्होंने कुछ बातें और कही हैं, उन्हें समझिए कैसे इन्होंने इक्वेशन को प्रपोज किया, ध्यान से समझिएगा। देखो भैया, ये होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है बताओ? नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। अब हम हमेशा कहते हैं, आपने 50 बार सुना होगा, उनका लड़का उनकी लड़की के साथ भाग गया। अब भैया कभी नहीं सुना होगा लड़का लड़के के साथ भाग गया, हालांकि ऐसा भी अब आजकल होने लगा है, लेकिन नॉर्मल एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा है। लड़का लड़की के साथ भाग गया, ना लड़के की गलती है ना लड़की की गलती है, फिजिक्स की गलती है, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि हमेशा प्लस वाला जो है वो माइनस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक भैया। तो अब उसे भूल जाओ, बोले अरे यार भागना तो हमें भी था, एक लड़की है, तो उसे भूल जाओ 2 मिनट के लिए, पहले क्वेश्चन पे आओ भैया। यहां पे है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस, प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस, और जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होता है माइनस। तो ये प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। श्रोडिंगर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है इसके नाभिक के अड़ोस पड़ोस में पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी। ना मानो चले जाओ, अब कह देंगे तो यार कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन रियलिटी है, जितने भी लड़कियों वाले स्कूल हैं वहां चले जाना, वहां पर देखना जाके ज्यादातर जो लड़के हैं छपरी टाइप के, नहीं इधर बाल वाले वैसे रुमाल वाले, वो सब उनके उस कॉलेज के अड़ोस पड़ोस में पाए जाने की संभावना अधिक होगी, दूर कहीं पाए जाने की संभावना कम होगी। ये उनकी गलती नहीं है, किसकी गलती है? फिजिक्स की गलती है मेरे भाई। श्रोडिंगर ने भी यही कहा, और फिर इसे प्रपोज करने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दे दी सिद्ध करने के लिए, जिसे कहा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या है समझिए। श्रोडिंगर के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किसी फिक्स ऑर्बिट में नहीं रहते हैं, बल्कि न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी स्थान पर विभिन्न विभिन्न पॉसिबिलिटीज के साथ रहते हैं। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। न्यूक्लियस यानी प्लस के पास में माइनस के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जबकि अनंत पर यानी कहीं दूर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी शून्य होती है। ऐसे छपरी लड़के कहीं दूर मिल ही नहीं सकते, शून्य संभावना है, वो वहीं मिलेंगे फुक्का ही काटते हो मेरे भाई। यही तो श्रोडिंगर कह रहा है। केमिस्ट्री थोड़ी होती है जे खाली आदमी घूमता रहता, घूम घूम के जो उसी को केमिस्ट्री में फिट कर देता, और क्या भैया, जो सब डेली लाइफ में देखा करो चीजों को। तो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन वेव के 3 डायमेंशनल मोशन को, 3 डायमेंशनल समझते हो? 3 डायमेंशनल मतलब 3D, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, ऊंचाई में भी, 3D मोशन को बताने के लिए एक इक्वेशन प्रपोज किया, जिसे हम लोगों ने कहा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अभी आप फाइनल ईयर में हैं, या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी फर्स्ट पेपर में, तो हम दोबारा से भी आपको करा रहे हैं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत आसान है, आपको पुराने दिनों की याद भी दिलाएगा, प्लस आसान है। समझिए, इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती हैं वो स्टेशनरी वेव होती हैं। ये 2 पॉइंट्स के बीच फिक्स्ड स्ट्रिंग यानी जैसा धागा होता है, अगर हम यहां पर 2 ऐसे करके सिरे लें, उसमें धागा बांधे और खींच के छोड़ें, तो ऊपर नीचे जो वेव यानी तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। क्या कहते हैं बोलिए, बोला करो यार, स्टेशनरी वेव्स, ठीक है भाई। तो स्टेशनरी वेव्स होती, इलेक्ट्रॉनिक जो वेव होती हैं वो भी उसी तरीके की होती हैं। सर जी करके दिखाओ, लो ये चित्र हमने बना दिया। ये इस तरीके की जो वेव्स होती हैं इन्हें कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे थोड़ा सा डेरिवेशन कठिन होगा, डरना नहीं है। इस तरीके से एक धागा जो है ऊपर नीचे से करके मूव करता है ना, तो इसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये थोड़ा घिनौना चित्र बना हुआ है, आपको थोड़ा अच्छा बनाना है मेरे भाई, ठीक है।
अब देखिए क्या होता क्या है, स्टैंडिंग वेव जितनी भी होती, पहले मैं आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखो भैया, जब भी कभी स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स होती हैं, उनके लिए जो इक्वेशन लेते हैं वो हमेशा या तो साइन में लेंगे और या फिर कॉस में लेंगे। सर जी साइन या कॉस में ही क्यों लेंगे? क्योंकि साइन और कॉस में वैल्यू रिपीट होती है। रिपीट का मतलब पतला कोई एक वैल्यू है जहां पे 0 मान होगा, फिर आप थोड़ा सा साइन का मान चेक करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर कहीं 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, इस तरीके की वैल्यू चलती हैं। साइन और कॉस में सबसे जो छोटा मान होता है वो -1 होता है, सबसे बड़ा मान होता है वो +1 होता है। यानी आप साइन 50 का मान निकालो, साइन 100 का मान निकालो, साइन 150, कितने का भी मान निकाल लो, वो मान हमेशा -1 से +1 के बीच में वेरी करता रहेगा। इस तरीके से -1 से +1 के बीच में वेरी करता रहेगा इस तरीके से। तो इस तरीके वाली जितनी भी तरंगें बनती हैं, जितनी भी वेव्स होती हैं, उन सारी तरंगों को हम लोग क्या करते हैं, साइन या कॉस के टर्म में उनकी इक्वेशन को लिखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा फॉर स्टैंडिंग वेव्स, क्या इक्वेशन है, साई बराबर, अब जिन्हें नहीं पता वो देख लें, जो इस तरीके ये त्रिशूल की तरह बना हुआ है मेरे भाई, इसे बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं? साई। सत्यम वाला सा और ई, ताई वाला ताई, ई, साई। ठीक है, तो फार्मूला होता है साई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। सर जी आप कहां से क्वेश्चन उठा लाए? मेरे भाई सरल आवर्त गति में पढ़ रखा आपने, 11th में पढ़ रखा है, 20वीं, अब तो फाइनल ईयर में इतना तो पता होना चाहिए कि जो सरल आवर्त गति वाली क्वेश्चन होती हैं या स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स वाली क्वेश्चन होती हैं, उन्हें ऐसे ही लिखते हैं। तो वहां पे हम लोग बाई से लिखते थे, बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, बाई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ऐसे लिखते थे, या साई से लिखना, बस इतना ही है। अब है क्या, तो साई है मेरे भाई वेव फंक्शन, वहां पे बाई हुआ करता था, यहां पे साई है। ठीक है, ए एक कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट ही हो गया। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट समझते हो, विस्थापन, कितना पार्टिकल अपनी जगह से हिलेगा सर। ठीक है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ समझते हो, प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है भाई, बहुत आसान होने वाला, आराम से समझो, पता नहीं चलेगा कब हो गया। तो हमने स्टैंडिंग वेव्स मान ली और उसके लिए इक्वेशन मांगनी, साई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक, अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो यहां कोई बायोलॉजी वाला नहीं होगा, फाइनल ईयर में फिजिक्स उन्हीं के पास होती है जिनके पास मैथ रही होती है सर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बहुत आसान है, देखो कैसे अवकलन करेंगे। अवकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसके सापेक्ष d/dx लिख देते हैं। तो हमने x के सापेक्ष किया, तो यहां पे हमने लिख दिया d साई/dx बराबर, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, a कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, साइन का हो जाता है कॉस, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का हो गया कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। और जो फालतू चल रहा है, देखो एक्स के संग में फालतू चल रहा है, गुणे में 2 पाई अपॉन लैम्डा, उसे दोबारा से गुणे में लिख देते हैं जब अवकलन करते हैं, तो दोबारा से गुणे में लिख दिया 2 पाई अपॉन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरे भाई। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, इतना भी कठिन नहीं मेरे भाई, एक बार और डिफरेंशिएशन किया। जब हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, जरा देखिए यहां पे सर, अच्छा ये आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे उन्हें शायद नहीं पता होगा, लो हम थोड़ा सा बता देते हैं, जरा समझिए यहाँ पे, थोड़ा सा समझिए, डरिए मत, बच्चे कहने लगता सर जी फिजिक्स बता रहे हैं, नहीं सर केमिस्ट्री ही है सर। ठीक है, तो होता क्या, हम आपको समझाते हैं, जैसे ऐसे कोई कहे एक्स के सापेक्ष, तो ऐसे लिखेंगे d/dx, क्या लिखेंगे, d/dx, इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन। क्या मतलब है इसका, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो फर्दर डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, फर्दर का मतलब दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, दोबारा से करेंगे तो देखो भैया d phi/dx था, जरा देखिए ये था d psi/dx, जब इसका दोबारा से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d2 psi अपान में हो जाएगा dx स्क्वायर, d2 psi अपान dx स्क्वायर। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, d2 psi अपान dx स्क्वायर, दोबारा से हो गया। ठीक भाई, a जैसे है इसे हम वैसे ही उतार लेंगे क्योंकि a कांस्टेंट है, 2 पाई अपान लैम्डा कांस्टेंट है, उतार लेंगे। कॉस थीटा का अवकलन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन कॉस का होता है माइनस, साइन का, इधर देखिए जरा, साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, और कॉस का इसका उल्टा हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो जब हम लोग कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस का साइन थीटा, फिर से x के साथ में ये फालतू चल रहा है, इसे फिर गुणे में लिखेंगे, पहले से 2 पाई चल रहा था, ये 2 पाई और आएगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा,
पहले से लैम्डा चल रहा था, एक और लैम्डा आएगा तो लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोबारा से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले स्टैंडिंग वेव के लिए साई की वैल्यू मानी, एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया सर। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, जरा यहां देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बताओ, सब लोग यहां देखें। इक्वेशन नंबर 1 है साई बराबर a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 3 में भी आ गया a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा। इसे बना देंगे हम लोग साई, तो हमने साई का मान उठा के यहां रख दिया, तो इक्वेशन बन गई d2 साई अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। ठीक है भाई, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर ऐसे रखा, वो माइनस था, इधर ले आए तो प्लस हो गया, बराबर 0 ले आए। ठीक, अब डी ब्रॉगली इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे जो हम आपको पीछे प्रूव करा चुके हैं कल। ठीक है, क्या होती थी डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा बराबर h अपॉन mb होती थी। अगर स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला देखिए यहां लैम्डा स्क्वायर चल रहा है, इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए कैसे, हमने लिखा लैम्डा बराबर h अपॉन mb होता है, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ये मान उठा के हम लोग यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर आया, यहां पे मान रखेंगे, h स्क्वायर नीचे रहेगा, पहला दूसरा तीसरा टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी m स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, और ये इक्वेशन अपने पास मिल जाएगी सर। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान लें तो इसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होगी। दो तरीके की एनर्जी होती हैं, एक काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा, एक पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा सर। ठीक है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। काइनेटिक एनर्जी को कहा से लिखते हैं बताओ, हाफ mb स्क्वायर से। क्या होती है जरा देखिए, E का मान हाफ mb स्क्वायर, ये हो गई गतिज ऊर्जा, प्लस V से लिख लिया, ये हो गई स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर ये हो गई टोटल एनर्जी। यहां से हमने हाफ mb स्क्वायर का मान निकाल लिया, तो V को इधर ले आया, ये हो गया E माइनस का B। ठीक है, हाफ mb स्क्वायर का मान हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। जरा देखिए, ये अपनी इक्वेशन नंबर 6 है, इसमें देखो 4 चल रहा है, m स्क्वायर b स्क्वायर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा जुगाड़ बनाएंगे कि ये हाफ mb स्क्वायर बन जाए। देखो क्या करा हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, तो 4 दूनी यहां 8 आ गया, बटे में 2 आ गया, एक m बाहर निकाल के रख दिया, बना लिया m, मतलब इस तरीके से गुणा भाग किया कि हाफ mb स्क्वायर अपॉन 2 बना लिया। ये जो मान हमने निकाला था E माइनस बी हम यहां पर रख देंगे, मान रख दिया d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m E माइनस का b साई अपॉन h स्क्वायर बराबर 0। ये भैया अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है केवल x एक्सिस के लिए। देखो यहां पे सिर्फ क्या चल रहा है, देखो dx स्क्वायर चल रहा है, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, लेकिन केवल x एक्सिस के लिए है मेरे भाई। ठीक है, अगर y और z एक्सिस के लिए भी निकालनी है तो कुछ नहीं करना है। हमने यहां लिखा इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल वेव मोशन को ज्ञात करने के लिए इस तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं, उसमें केवल x था। अब y और z भी लिख देंगे, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dz स्क्वायर प्लस जैसे लिखा हुआ था वैसे ही पूरा लिख दिया। यानी केवल x के लिए अगर निकाल रहे थे तो केवल x लिखा था, y और z के लिए भी निकालनी है तो हमने तीनों लिख दिया, x y z। ठीक है, इस इक्वेशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सब लोग देखें भैया, ये जो लिखा हुआ है d2 साई, जरा देखिए d2 साई अपॉन dx, तो साई तो सब में से हटा दो कॉमन, d2 अपॉन dx स्क्वायर, d2 अपॉन dy स्क्वायर, d2 अपॉन डेल z स्क्वायर, ये बन जाएगा डेल ऑपरेटर्स का स्क्वायर। ठीक है भैया, डेल d अपॉन dx प्लस d अपॉन dy प्लस d अपॉन dz को डेल कहते हैं, और स्क्वायर चल रहा तो स्क्वायर लगा देंगे, साई को बाहर लिख दिया। तो इस पूरे इंतजाम को ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां ऊपर बढ़ा के हम आपको दिखाते हैं इस तरीके से, डेल स्क्वायर साई प्लस जितना चल रहा था वो तो चल ही रहा, 8 पाई स्क्वायर करके इस तरीके से हमने लिख के भी दिखा दिया। इसे पढ़ेंगे आप डेल स्क्वायर या डेल ऑपरेटर्स का स्क्वायर, ये हो गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लिख के भी दिखा दिया कि डेल स्क्वायर का जो मान है वो ये है, d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dz स्क्वायर। इसमें से जो डेल है इसे लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। कभी कभी आपसे इक्वेशन पूछेगा लाप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में बताइए, तो इसे हम लोग कहेंगे लाप्लासियन ऑपरेटर, या फिर इस इक्वेशन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है इसमें से डेल स्क्वायर साई को उधर भेज देना है। डेल स्क्वायर साई को उधर भेजा तो ये माइनस में हो गया, ठीक भैया। उसके बाद केवल E माइनस बी साई यहीं रहने दिया, h स्क्वायर ऊपर भेज दिया, ये पूरा इंतजाम नीचे भेज दिया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या किया, पूरा इंतजाम ऐसे लिख दिया, इनकी गुणा कर दी E साई माइनस का B साई, जब B साई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहां से साई को
कॉमन ले लिया और जितना भी ब्रैकेट में ये बचा हुआ है b माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 8 पाई स्क्वायर m, इसे हमने बना दिया h कैप। क्या बना दिया भाई? एच कैप बना दिया। देखो बिल्कुल आसान है। इधर चल रहा है ई साई, यहां पे जो एच कैप है इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं और इसका मान मेरे भाई इतना होता है बी माइनस का डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपान में 8 पाई स्क्वायर एम। यहां लिख के भी दिखा दिया जहां पे एच कैप का मान इतना है मेरे भाई, ठीक है। यानी इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड SWE इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसी के आगे कुछ और पीडीएफ हमने लगाई हैं, ठीक है। ये भी हम आपको यही बता दे रहे हैं, हम अलग से क्या ही बताएंगे सर, ठीक है, कि आइजेन वैल्यू और आइजेन फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अलग से वीडियो बनाएंगे, एक बढ़ेगी, इससे अच्छा बना दे रहा, पढ़ना तो आपको आई। देखिए होता क्या है, ये जो पूरी इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है, जब इसका सोल्यूशन करते हैं तो अलग अलग तरीके की वैल्यू प्राप्त होती है साई की। वो उन वैल्यूज में अगर 4-5 कंडीशनें फिट हो जाएंगी तो वो आइजेन वैल्यू कहलाएंगे और ऐसे फंक्शन आइजेन फंक्शन कहलाएंगे। वो 4-5 कंडीशनें क्या होंगी? नंबर 1, साई मस्ट बी सिंगल बॉन्ड, सिंगल वैल्यू, ठीक है। यानी स्पेस में जो साई की वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, यानी जिसमें चेंज हो रहा है वो ना हो, कॉन्टिन्यूअस लगातार होना चाहिए। अगर हो भी रहा है सर, ठीक है, बहुत कम होना, कोई फर्क ना पड़े, कॉन्टिन्यूअस रहे वो सर, ठीक है। साई मस्ट बी फाइनाइट, साई की जो वैल्यू है वो फाइनाइट यानी प्राप्त करी जा सके, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। और साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, यानी जिस स्पेस में रहता है यहां से टोटल वैल्यू यूनिट होनी चाहिए, उसे नॉर्मलाइज किया जा सके सर, ठीक है। और साई मस्ट बी 0 एट इनफाइनाइट, अगर हम लोग अनंत पे जाके देखें तो साई की वैल्यू 0 मिल जाए। बिल्कुल आसान है, डरो मत, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऊपर बताई दी। अगर ये 5 कंडीशनें फॉलो हो जाती हैं तब हम उन वैल्यूज को कहते हैं आइजेन वैल्यूज और उन फंक्शंस को कहते हैं आइजेन फंक्शंस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब आएगी तो आपको ये नहीं लिखना है, लेकिन ये पता होना चाहिए। पूछता आइजेन वैल्यू आइजेन फंक्शंस क्या होते हैं, 3 नंबर में मान लिया आ गया तो बता दो। अगर ये 5 कंडीशन, ये ना भी लिखो कोई बात नहीं, ये लिख दो, 5 कंडीशनें फॉलो होनी चाहिए। 0 हो इनफाइनाइट पे, नॉर्मलाइज्ड हो जाए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए। अगर इतना हो रहा है तो ये क्या है? आइजेन वैल्यू है और ये फंक्शन क्या कहलाएगा? आइजेन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा सकता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई स्टार एंड साई स्क्वायर। ये भी बहुत आसान है। साई क्या है? साई स्पेस में उस पॉइंट को बताता है जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 3 चीजें हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब इससे क्या पता चल रहा है? तो 3 चीजें, एक क्या है? साई, साई स्टार, साई स्क्वायर। तो बताओ साई क्या बताएगा? साई उस पॉइंट को बताएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। साई एक ऑर्बिटल को बताता है सरल भाषा में। साई स्टार इसका उल्टा होता है, जैसे अगर साई का मान प्लस का x है तो साई स्टार इसका उल्टा यानी -x होगा। और साई स्टार क्या बताएगा? साई स्टार ये बताएगा, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ रियल वैल्यू, यदि साई की वैल्यू एक इमेजिनरी है तो साई स्टार की वैल्यू जो है वो नॉर्मल होगी, ठीक है भाई। इस तरीके से अगर साई की वैल्यू a-b है तो साई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? a + ib, गुणा करेंगे a² + b² आ जाएगा। इतना नहीं बताना है, अगर साई और साई स्टार की हम लोग आपस में गुणा करते हैं तो वो एक रियल वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं साई इंटू साई स्टार बराबर साई स्क्वायर। ये क्या बताता है ये भी सुन लो। साई स्क्वायर बताएगा फॉर लेंथ वेव साई स्क्वायर नंबर ऑफ फोटॉन्स इन यूनिट एरिया और डेंसिटी ऑफ फोटॉन, ठीक है भाई। तो सरल भाषा में कहते हैं, देखिए यहां पे लिख दिया हमने, साई स्क्वायर क्या बताता है? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। सबसे पहले आपको पता, हम शॉर्ट में बता देते हैं, साई क्या बताता है? साई आपको यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है। साई स्टार क्या बताता है? साई स्टार इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी इसका उल्टा होता है। जब साई और साई स्टार की गुणा करते हैं तो साई स्क्वायर प्राप्त होता है और साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं पे प्रेजेंट हो सकते हैं सर, ठीक है। बस यही है सर, ठीक है। तो नॉर्मल हमने लिख दिया, ये किसी पॉइंट पर स्पेस पर मिलने की संभावना को व्यक्त करता है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हाईली अनसर्टेन होती है, परंतु किसी पॉइंट पर साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। सरल भाषा में बता दें तो 3 चीजें हैं। साई क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट हो सकता है।
कितना ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है वो बताएगा साई स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा वहां पर मिलने की पोजीशन भी उतनी ही, पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा। साई स्टार क्या है? साई का उल्टा यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, जाके सर्च करिएगा BDKDN BS। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है मेरे भाई? तो बहुत आसान है, वेव फंक्शन साई से लिखते हैं हम लोग, आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी ली है। दो पार्ट से मिलकर बना होता, प्रोडक्ट होता है, एक तो रेडियल वेव फंक्शन जिसे हम लोग R से लिखते हैं, और एक तो एंगुलर वेव फंक्शन जिसे थीटा और फाई से लिखते हैं। दोनों को मिला देंगे तो R थीटा फाई एक साथ आ जाएंगे। साई 3 पोलर कोऑर्डिनेट्स R थीटा फाई का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है भाई। यानी दो तरीके से ये फंक्शन है, रेडियल है, एंगुलर है, दोनों को मिला दोगे तो साई बन जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा? साई फंक्शन है R का, थीटा का, फाई का। इसे लिख कैसे सकते हैं? R कैपिटल R स्मॉल r के लिए, थीटा थीटा के लिए, फाई फाई के लिए। यानी ये क्या है? रेडियल फंक्शन है, ये दोनों क्या है? एंगुलर फंक्शन है। टोटल मिलके बन गए क्या? फंक्शन बन गया जो अपना साई है, ठीक है भाई। तो पहले लिख दिया रेडियल वेव फंक्शन के बारे में। क्या होगा रेडियल? डिस्टेंस को बताएगा, रेडियस को बताएगा। यह न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी को बताता है। लो समझो मेरे भाई, ये कौन है बताओ? ये है न्यूक्लियस और यहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, तो यहां से जो दूरी होगी असलियत में क्या होगी? रेडियस ही तो होगी। उसे आप दूरी कह लो, परमाणु की त्रिज्या कह लो, एटॉमिक रेडियस कह लो, बात तो एक ही है सर। तो यह न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को बताता है, यह एटॉमिक ऑर्बिटल के साइज को बताता है कि जो एटॉमिक, जाहिर सी बात है जब हमें क्या, इधर देखिए, जब हमें दूरी पता चल गई यहां से लेके यहां तक की, तो जाहिर सी बात है फिर साइज भी पता ही चल जाएगा कि कितना साइज है। तो रियलिटी क्या है? यह साइज को बताता है। रेडियल वेव फंक्शन को R से लिखते हैं, अभी हमने आपको बताया, दो हैं, एक है रेडियल और एक है एंगुलर। एंगुलर में थीटा और फाई है, रेडियल में R है। क्वांटम नंबर n तथा L पर डिपेंड करता है। क्या होता है n और L? पहले आपको बता चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्थिति यानी एनर्जी यानी ऊर्जा को बताती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। n l m s 4 होती हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं, इनमें से n तथा l पर इसका मान डिपेंड करता है। किसका मान मेरे भाई? तो रेडियल वेव फंक्शन का, ठीक है। सबसे पहले अपना मेन क्या है? फंक्शन है। फंक्शन को क्या लिख रहे हैं? साई से लिख रहे हैं। हमने आपको बताया था जो ऐसे त्रिशूल जैसा बनता है मेरे भाई, ये ऐसे त्रिशूल जैसा जो बनता है इसे हम लोग कहते हैं साई। तो साई मेरे भाई दो फंक्शन से मिलकर बना है, रेडियल एंगुलर, ठीक है। रेडियल वाले को R से लिख रहे हैं, एंगुलर वाले को थीटा और फाई से लिख रहे हैं सर, ठीक है। अब इसे एडिट नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी लगता है आपकी आवाज़ गायब होने वाली है। अबे आवाज़ नहीं गायब होने वाली है। आज सुबह हम उठे थे 5:30 बजे, उसके बाद फिर लगभग जो है थोड़ा सा यहाँ शेयर करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। 5:30 बजे उठे, उसके बाद मेरा लगभग ऑफलाइन क्लास था 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक ऑफलाइन क्लास पढ़ाया हमने। उसके बाद फिर मेरे भाई हम घर गए खाना खाने। खाना क्या, खाना और चाय मेरी एक ही संग में होती है। सुबह कुछ नहीं आते तो ऐसे ही जाते हैं, सुबह खाली 1 कप चाय पी के आते हैं, तो फिर चाय और जो भी मम्मी पराठे वगैरह बना देती वो हो जाता है। उसके बाद फिर हम वापस आ गए 12:30 बजे, 1 घंटे के लिए घर गए थे। 12:30 बजे से फिर से वीडियो शूट हुई, क्लास थे ऑफलाइन शाम वाले, वो सारे पढ़ाए, और अभी इस समय टाइम बज गया है लगभग 1 से 1:30 बजने वाला हुआ। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है, अब सुबह से अंधाधुंध बोल रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगी ही बोलने में सर, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। कहते नहीं है, हम हमेशा बार बार एक बात कहते हैं कि मंजिल को अपना मान लिया जब आंखों में अरमान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया मेरे भाई, दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। उसके बाद अगर हम इसके कर्व देखें, रेडियल वेव फंक्शन के कर्व बनते हैं मेरे भाई। ये कर्व जितने भी ग्राफ होते हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि ग्राफ हम यहाँ बना सकते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकली आपको निकाल के देखना पड़ेगा। जो प्रैक्टिकली हम लोग कॉपी पे कैसे ही करेंगे, तो आपको ये ग्राफ याद रखने हैं, ठीक है। क्या ग्राफ है? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर रेडियल वेव फंक्शन। जैसे 1s के लिए इस तरीके का कर्व आता है, 1s के लिए ऐसा कर्व आता है, 2s के लिए ऐसा आता है, ठीक है। 2p के लिए कुछ ऐसा कर्व बनता है मेरे भाई। उसके बाद 3s के लिए कुछ इस तरीके का कर्व आता है, ठीक है। 3p के लिए कुछ ऐसा कर्व आएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद 3d के लिए इस तरीके का कर्व आ गया सर, ठीक है। उसके बाद एंगुलर वेव फंक्शन की बात करें, एक चीज और भी है, कभी कभी आपको लगता होगा यार 10 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो मेरे भाई ये जो पीछे पीडीएफ लिखी है इनके पीछे रिसर्च है, मेहनत लगती है, लिखना पड़ता है बैठ के। ये कंटेंट अभी हमने एक वीडियो डाली थी, केमिस्ट्री फिजिक्स के नोट्स डाले थे सर, ठीक है, फाइनल ईयर के। तो जब वो नोट्स डाले तो हमने उसमें आए, हमने बताया फ्री नोट्स, 7 मिनट की वीडियो थी। लोगों ने कहा सर जी 7 मिनट की वीडियो, आपको यकीन नहीं होगा उस वीडियो के पीछे 7 घंटे की मेहनत थी।
लगभग 7 घंटे की मेहनत थी, तब जाके पूरी कॉपी के नोट्स इकट्ठे हुए थे। हाँ, फिर उसके बाद हम GF कॉलेज गए, हमारा पेपर होने वाला था, तो वहाँ पे एक लड़का मिला शरद, ठीक है। शरद आया मेरे पास, बोले सर जी आपका चैनल है? हमने हाँ है। तो बोले सर एक बात कहना चाहते हैं। हमने कहो। बोले सर हमने पेपर से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था और हम सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट देख के आए थे और हम ये नहीं कह सकते मेरे पेपर खराब हुए, ठीक होगा मेरे पेपर। फिर हमें सुकून हुआ कि चलो 7 घंटे वसूल हो गए, बस इतना ही है। अगर एक आदमी तक भी क्वालिटी पहुंच जाती तो बहुत है भाई, और क्या ही करना यार, दुनिया थोड़ी जीतनी है, बस अगर कुछ एक लोगों को भी संतुष्ट कर पाए तो बहुत है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है? जाहिर सी बात है एंगुलर में 2 आ जाएंगे, थीटा और फाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया थीटा और फाई को एंगुलर वेव फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन एंगल थीटा तथा फाई पर डिपेंड करते हैं। जो फाई का मान है वो एल और एम के मान पे डिपेंड करता है, थीटा का मान केवल एम के मान पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके बहुत काम का होगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है BDKDN BSc, आसानी से ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐप पर देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे ऐड कर दी गई होंगी। इसके अलावा हमने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई हैं, इन सारी वीडियोस को देख लो। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट भी बता दिए हैं, मन लगा के पढ़ो, पेपर बहुत अच्छा होगा, मेरी जिम्मेदारी है। बाकी जिन लोगों के मल्टीपल चॉइस पेपर हैं उन लोगों के लिए भी हमने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, बस आपको मन लगाने की जरूरत है, पढ़ने की। प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ बना हुआ है चैनल पर। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ मेरे भाई, कमेंट हम इस समय सबके पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पेपर चल रहे हैं। यहां तक कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों का लाइव क्लास रोक के हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बाकी कोई दिक्कत है इस पर मैसेज कर लो। मैसेज हालांकि बहुत हो जाते हैं व्हाट्सएप 8604507939 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लो। कॉल सपोर्ट है 9044900263, कोई ना कोई व्यक्ति 10 से 7 आपकी कॉल उठा ही लेगा। और फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो रही समस्या तो इंस्टाग्राम पे BDKDN को फॉलो कर लो, हम बहुत एक्टिव रहते हैं इस समय इंस्टाग्राम पे, रील वगैरह डालते रहते हैं। पर्सनल कुछ नहीं होता, बच्चों से रिलेटेड ही सब कुछ होता है, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन होती है, हम कहीं जाते हैं तो स्टोरी वगैरह लगा देते हैं, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए BDKDN को, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहें। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।